गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स में 1 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं। पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं न्यूज़पेपर्स में, फिर उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लें पेपर 1 से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट कल्चर और हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की बात कही गई है। कोल्हापुरी चप्पल का प्रादा ने अपने स्प्रिंग कलेक्शन में उनको शो किया, उसको लेके कि क्या वो यूज़ कर सकते हैं इंडिया के जीआई प्रोडक्ट का। और इसके अलावा श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में प्रसाद को लेके एक कंटेमिनेशन पाया गया है, उसमें कॉकरोच मिला है, तो उसको लेके थोड़ा सा विवाद है। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान स्टैम्पेड हुआ है। इसके अलावा दलाई लामा का 90th बर्थडे सेलिब्रेट होगा और नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है 1 जुलाई को। फिर एक मूवी है, उसके टाइटल को लेके विवाद हो रहा है, तो CBFC ने टाइटल चेंज करने के लिए बोला है, तो उसको लेके केरला हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, तो ये इस विवाद को थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके अलावा बिहार में इलेक्टोरल रोल्स का अपडेशन किया जा रहा है। 2003 के बाद से अपग्रेड नहीं हुआ है, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे चूंकि अब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसको लेके गाइडलाइंस जारी की हैं। फिर अगर हम देख लें तो सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। इमरजेंसी के 50 ईयर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कि मतलब उसको समझा जा रहा है कि किस तरह से इमरजेंसी कंट्री में लगी और उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। गवर्नमेंट उसमें अभी जो करंट की गवर्नमेंट है, फिर अपने काफ़ी उसमें लोग विचार दे रहे हैं कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। फिर जीएसटी और टोबैको टैक्स को लेकर एक न्यूज़ है। फिर रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो पैसेंजर्स ट्रेन की जो फेयर्स हैं उनको चेंज करेगी। और इसके अलावा बीएसएनएल और आईटीआई लिमिटेड के बीच जो है वो एग्रीमेंट हुआ है भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट को लेकर। और इसके अलावा अगर देखें तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये क्या है इसको समझना होगा। फिर यूनियन कार्बाइड वेस्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल है। उसके अलावा मेघालय में गाइड्स मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट इन ईस्ट खासी हिल्स, तो इसका लोकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर दिल्ली ने फ्यूल बैन कर दिया है जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको लेके, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की यात्रा पे जाएंगे अपने ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए, और बाकी जो जो कंट्रीज जाएंगे उसके डिटेल्स हैं उसको हम समझ लेंगे कि उनको कहाँ कहाँ जाना है। और भारत और भूटान के बीच जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू हुआ है। इसके अलावा कनाडा और यूएस के बीच डिजिटल सर्विसेज टैक्स को लेके निगोसिएशन चल रहा है। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर ले पेपर 3, तो पेपर 3 में क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी अमरावती में, तो ये समझेंगे कि क्या है। और जापान ने अपना क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है अपने H2A रॉकेट से, अब ये इसकी आखिरी फ्लाइट थी। उसके अलावा कॉम्बूचा, कॉम्बूचा क्या है इसको समझेंगे कि ये क्या है। प्रोबायोटिक है ये, और इसका यूज होता है गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अभी प्रादा ने अपना समर कलेक्शन शो किया, और
इसमें इन्होंने अ, अपने जो नया कलेक्शन है, इसमें इन्होंने फुटवियर को जो है वो शो किया और उन फुटवियर्स को लेकर विवाद हो गया है, क्योंकि ये जो फुटवियर्स हैं वो इंडिया की कोल्हापुरी चप्पल के जैसे दिखते हैं। और इसमें जो है वो आरोप लगा है, ये शो जो है वो मिलान में हुआ, इटली में। और ये जो कंपनी है, इस पे आरोप लगा है कि इन्होंने कॉपी किया है। और कोल्हापुरी चप्पल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फेमस चप्पल है। और इंडिया में अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं वो इन्हें बनाने का काम करते हैं, और यहाँ पे ये काफी अ, सस्ते दाम पे मिलता है। और प्रागा ने जो अपना कलेक्शन शो किया है उसमें जो इसका आपका प्राइस है वो 1 लाख रुपए तक रखा है। तो इसको लेके है कि भाई आप कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जीआई प्रोडक्ट है, जो कि जाना जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, तो आप उसे कैसे अपने कलेक्शन में ले आ सकते हैं। तो ये एक कॉपीराइट का भी इशू है, और इसमें देखना होगा कि गवर्नमेंट आगे क्या एक्शन लेती है ताकि इस तरह का विवाद ना हो, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर की जो कंट्रीज होती हैं वो अपना बता के और उससे बेनिफिट जो है वो लेने की कोशिश करती हैं। जीआई टैग की बात करें तो इंडिया ने पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज और ट्रिप्स एग्रीमेंट इसको साइन किया था 1995 में। और उसके बाद इंडिया ने Geographical Indications of Goods रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 में ले आया इंडिया। और फिर 2003 में ये फोर्स में मतलब लागू हो गया। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। जीआई टैग प्राइमरली टेरिटोरियल होते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ का ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उनको प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट किया जाता है। तो इसके पहले भी जो कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और इसके पहले बासमती राइस का पेटेंट दे दिया गया था यूएस की पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा। एक कंपनी थी, इसका नाम था राइस टेक इंक, और उसको लेके काफी समय तक विवाद चला। तो बात कही जा रही है कि एक डिजिटल ऐसी लाइब्रेरी बननी चाहिए जहाँ पे जितने भी इंडिया की जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि बाद में एक तो उसको कोई कॉपी ना कर सके और इस तरह के कोई इश्यूज ना हो। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1883 में, और ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, एक साइन होते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि किस ओरिजिन का है, कहाँ का इसका ओरिजिन है, और क्या इसकी क्वालिटीज हैं, इसका रेपुटेशन क्या है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर एक हल दिवस समारोह मना है झारखंड में। तो हल दिवस क्या है, जरा इसको भी हमको समझना होगा। दिवस के मनाने के दौरान जो है वो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये एक मूवमेंट है जो कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। संथाल रिबेलियन हुआ था 1855 में, और उसको ही हल रिबेलियन भी कहा जाता है। और इसका हिस्टोरिकल काफी सिग्निफिकेंस है। ये जन्म स्थान है ट्राइबल आइकन सिद्धू और कान्हो मुर्मू का, जो कि संथाल रिबेलियन में लीडर्स थे। और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो अपना ये रिबेलियन किया था। और तो समारोह को मनाने के लिए सिद्धू कान्हो मुर्मू हिल हल फाउंडेशन और आतो मांझी वाशी भागनोदी इनके बीच जो है वो विवाद हुआ, और उसी विवाद के चलते जो है वो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये जो रेबेलियन है ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में हिस्ट्री में ये क्वेश्चन है कि हल दिवस किससे रिलेटेड है, तो उसको बता सकते हैं कि ये 1855 का संथाल रिबेलियन है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल।
और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो सिद्धू और कान्हो मुर्मू और थे उस टाइम पे। फिर मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, यहाँ के प्रसाद को लेके थोड़ा सा इशू हुआ है। और ये जो श्री मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। और प्रसाद को मेंटेन करने का काम जो है वो टेम्पल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे डिवोटीज ने बोला है कि उन्हें लड्डू में कॉकरोच मिला है। तो जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि डेलिबरेटली जो है वो किया गया है, जानबूझ के किया गया है। और श्रीशैलम जो है वो एक पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट है आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है। और भगवान शिव को वहाँ पे मल्लिकार्जुन कहा जाता है और माता पार्वती को ब्रह्मरंभ कहा जाता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। तो अब इस पे देखना होगा कि जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो क्या एक्शन लेता है। फिर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान स्टैम्पेड हुआ है। जगन्नाथपुरी में हर साल यात्रा होती है। और पुरी के मंदिर से जो भगवान की मूर्तियां हैं, लॉर्ड जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा, देवी सुभद्रा उनकी बहन, इन्हें इनकी मूर्तियों को जो है वो चैरियट पे रथों पे ले जाए, रथों के थ्रू जो है वो गुंडिचा टेम्पल ले जाया जाता है, जहाँ की जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। तो इस पूरी रथ यात्रा के दौरान काफी भीड़ होती है और ये बहुत सालों से ये जो महोत्सव है ये मनाया जाता है, जगन्नाथपुरी यात्रा को मनाया जाता है। और इसी दौरान इस साल वहाँ पे स्टैम्पेड हुआ है और उसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। और इनिशियली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही चूंकि गर्मी बहुत है तो वहाँ पे 700 से ज्यादा जो डिवोटीज थे उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया ड्यू टू हीट और डिहाइड्रेशन। और क्राउड मैनेजमेंट का भी इशू है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात चल रही है कि जो वीआईपी कल्चर है जिसमें स्पेशल एंट्री दी जाती है वीआईपी लोगों को, उसके चलते भी जो है वो रूट ब्लॉक होता है और इस तरह से भगदड़ मचती है। जगन्नाथपुरी टेम्पल की बात करें तो 4 धाम यात्रा में आता है ये देश की 4 धाम यात्राएं होती हैं उसमें। गुंडीचा टेम्पल की बात करें तो ये मूर्तियां 1 हफ्ते तक जाके वहां रहती हैं। फिर वापस से 1 हफ्ते बाद ये इन टेम्पल्स को जो है वो मेन मंदिर में ले आया जाता है। तो अगर अब हम हाल फिलहाल देखें तो पिछले 1 सालों में 9 से 10 जो है वो स्टैम्पेड की घटनाएं हुई हैं। तो ये काफी एक चिंता का विषय है और इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि क्या करें कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं वो ना हो। फिर हम दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा का 90th बर्थडे सेलिब्रेट होना है। और 6 जुलाई को वो 90 वर्ष के हो जाएंगे। तो उसको लेके भी एक पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। और जो दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन है वो 600 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। और तिब्बत ट्रेडिशन की बात करें तो अभी जो करंट के दलाई लामा है वो 14वां उनको अवतार माना जाता है उनके स्पिरिचुअल लीडर का। और दलाई लामा ने बोला था कि जब वो 90 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसमें जो है वो बताएंगे कि कौन फिर आगे उनका सक्सेसर होगा। उनके बाद जो है वो नेक्स्ट दलाई लामा जो है वो कौन बनेगा। और दलाई लामा की अगर हम बात कर लें तो इन्हें माना जाता है कि ये अ, अवलोकितेश्वर, अ, उनको माना जाता है कि उन्हीं का ये अवतार है। और ये जो है वो संत थे। उनका माना जाता है कि वो बार बार अवतार लेते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो ये एक रिलीजियस कंसेप्ट है। तो 6 जुलाई से वहाँ पे धर्मशाला में मैक्लियार्डगंज में जो है वो समारोह होगा। और उसमें क्लियर होंगे कि कैसे जो है वो अगला दलाई लामा चुना जाएगा और उसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर देख लें हम तो 50 ईयर्स हो चुके हैं इमरजेंसी लगे हुए कंट्री में। 25 जून 1975 को देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था उसके प्रियम्बल में। तो अभी जो कि 50 ईयर्स हो गए हैं तो गवर्नमेंट
इस पे अ, इसको मना रही है कि हाँ 50 साल पूरे हो गए हैं और क्या क्या इमरजेंसी में सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी इसको लेके डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये जो टर्म्स ऐड किए गए हैं इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसमें जो आरएसएस है और उनका कहना है कि ये टर्म्स हम हटा सकते हैं क्योंकि ये इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे टर्म्स ये लगे थे और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। तो अब उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये टर्म्स को हमें हटा देना चाहिए। तो इसको लेके डिस्कशन हो रहा है। अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो उनका कहना है कि नहीं ये टर्म्स नहीं हट सकते हैं। जहाँ तक अगर हम इमरजेंसी के टाइम की बात कर लें तो 47 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में जिसमें सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर जो है टर्म जो है सोवरेन पहले से था, सोशलिस्ट सेक्युलर ये टर्म इंक्लूड किए गए थे, साथ में इंटीग्रिटी टर्म को भी इंक्लूड किया गया था। और तो अभी इस पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो अपने अपने जो लोगों के व्यूज़ हैं उसको इस पे रखा जा रहा है। फिर अगर हम बात करें पिछले 50 सालों के इतिहास की तो बेरोबरी यूनियन केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन फिर 1973 में केशवानंद भारती केस में ये भी एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट के पास अ, ये पावर है कि वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सके। और लेकिन उसमें अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसे जो है वो नहीं हटाया जा सकता है। तो ये अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये कॉर्नर स्टोन बन गया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। और इसके बाद बोमई केस की बात कर लें तो उसके बाद फिर से जो है ये बोमई केस जो हुआ था एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें एक फर्दर क्लैरिफाई किया गया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक बेसिक फीचर है कंट्री का और स्टेट को सभी रिलीजन्स को जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए और किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को जो है वो फेवर नहीं करना चाहिए। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये आपका पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इसको कहा जाता है। जैसे वेस्टर्न अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसे एक पॉजिटिव टर्म में दिया जाता है जिसमें जो गवर्नमेंट है जो स्टेट है वो सभी के भलाई के लिए जो है वो काम करता है। फिर तो ये आर्टिकल था जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। फिर अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहा है कि जो बेसिक फेयर स्ट्रक्चर है पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज का उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और इसको बढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ दीज सर्विसेज। और जो रिवाइज स्ट्रक्चर है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जो सब अर्बन सिंगल जर्नी फेयर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा और सीजन टिकट में फॉर बोथ सब अर्बन एंड नॉन सब अर्बन रूट्स। और ऑर्डिनरी नॉन एसी क्लासेस और नॉन सब अर्बन ट्रेन सेकेंड क्लास फेयर्स हैव इंक्रीज बाय हाफ अ पैसा पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पे हाफ पैसा बढ़ाया गया है। और लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है ये 500 तक के किलोमीटर के ट्रैवल पे लागू नहीं होगा। तो ये एक अभी गवर्नमेंट का रिसेंट जो है वो रेलवे के टर्म में अगर हम बात कर लें तो ये काम हुआ है। फिर यूनियन कार्बाइड वेस्ट के इंसिनरेशन को लेके एक आर्टिकल निकला था 1 जुलाई में कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसका जो वेस्ट था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए जो है मध्य प्रदेश में एक प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो कि पीतामपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है धार डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये काम किया गया है। और ये 40 साल पहले जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और ये एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था
जिसमें कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटीज हुई थी बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल। और जो टॉक्सिक मटेरियल था वो था मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी लंबे समय से कि इस वेस्ट को कैसे हटाया जाए इसके लिए काफ़ी लीगल लड़ाई हुई है, काफ़ी सारे काम हुए हैं। तो अब 40 साल बाद जो है वो इनको हटाने का काम किया जा रहा है। और इस इंसिनरेशन प्रोसेस में क्या किया गया है कि कलेक्ट किया गया है वेस्ट को और उसको जलाने का काम किया जा रहा है। तो इसके इसमें भी बताया जा रहा है कि 814 टन जो है ऐश और रेसिड्यू जो है वो निकला है। और जो कंपनी है जो इसका काम कर रही है वो उसने बोला है कि इसको जो भी ऐश वगैरह निकलेगा, जो भी रेसिड्यू निकलेगा, उसको सेफली जो है वो बरी कर दिया जाएगा और ताकि इसका भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर लें तो इसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में माना जाता है हिस्ट्री के। और ये 2-3 दिसंबर की मिडनाइट को हुआ था 1984 में एट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल मध्य प्रदेश में। और उस टाइम पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को बाद में डाउ केमिकल्स ने 2001 में एक्वायर कर लिया था। फिर नेक्स्ट अगर हम अपना इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लें तो दिल्ली की न्यूज़ है जिसमें कि जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो 10 साल से पुरानी अगर डीजल व्हीकल है और 15 साल से ज़्यादा पुराना अगर पेट्रोल व्हीकल है, मतलब जो ऐसी गाड़ियाँ जो पेट्रोल से चलती हैं, तो उन्हें पेट्रोल पंप पे अब जो है वो फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और ये मूव है ताकि जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसके लिए वेरियस बहुत सारे डिपार्टमेंट की 350 टीमें लगी हैं जो कि 24 पूरे टाइम जो है वो 24/7 जो भी फ्यूल स्टेशन है सिटी में वहाँ पे काम करेंगे। और अभी इस साल की शुरुआत में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एनसीआर में और जो साथ के ज्वाइनिंग एरियाज है उन्होंने मैंडेटरी किया था कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स विद डिनाइड फ्यूल इन दिल्ली स्टार्टिंग 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से दिल्ली में ऐसे व्हीकल्स जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको फ्यूल ना दिया जाए। उसको लेकर विवाद भी हो रहा है अभी कि 1 जुलाई जुलाई से ये स्कीम लागू तो हो गई है, लेकिन लोगों को कहना है कि इससे जो मिडिल क्लास तबका है उसको प्रॉब्लम होगी। और लेकिन अगर इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें ज़्यादा पोल्यूशन जो होता है तो वो ज़रूरी है उनको हटाना। और इस पूरे जो इन्फोर्समेंट में लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो वाहन डाटाबेस है उससे जो है वो व्हीकल को अटैच किया गया है। और जो इनके नेम हैं और जो प्लेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, फिर उससे पता चल जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन कब का है इस गाड़ी का जो भी है। और उसको जो है वो जो डीजल या पेट्रोल है वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है इसको मेंटेन करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। फिर नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को 5 देशों की यात्रा पे जाएंगे जिसमें वो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। और वहाँ पे ये डिफेंस, रेयर अर्थ मिनरल्स, काउंटर टेररिज्म, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन इससे रिलेटेड बातचीत करेंगे। और इसके अलावा ब्रिक्स समिट भी अटेंड करेंगे। ब्रिक्स समिट जो है वो रियो डी जेनेरियो और ब्राजीलिया में होगी फ्रॉम 5 to 8 जुलाई। और पीएम मोदी जो है वो 6 जुलाई को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो समिट है ये इसका एम होगा कि एड्रेस करेगी पीस और सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। उसके बाद ये अर्जेंटीना जाएंगे और वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट जेवियर गिरार्डो मिलेई से मिलेंगे। और जब टूर की स्टार्ट होगी तो वो घाना जाएंगे और घाना के बाद ट्रिनिडाड और टोबैगो जाएंगे, फिर अर्जेंटीना जाएंगे। जब लास्ट स्टॉपेज जिनका नामीबिया होगा वहाँ पे नामीबियन डी कोलोनाइजेशन आइकन थे जिनका नाम था सैम
जोमो, वो फरवरी में पास हुए हैं, तो उनको ट्रिब्यूट देंगे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी पहले होंगे जो कि 1999 के बाद से पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो वहाँ पे जाएंगे। और सैम नुजामो की बात करें तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नामीबिया के, और इन्होंने 1990 से लेके 2005 तक वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की। और तो ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की ये यात्रा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़। फिर नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो भूटान और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड है। दोनों कंट्रीज ने जो है वो प्रोजेक्ट्स का जो है वो कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू किया है। और इंडिया के सपोर्ट से करीब 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो होगा भूटान में। और इंडिया ने बोला है कि वो भूटान को अपना कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी डेवलपमेंट के लिए। और तो इसी सिलसिले में इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉपरेशन टॉक स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली में। इसमें टोटल 10 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका वैल्यू रहेगा 1113 करोड़ रुपए। और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जैसे हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन भूटान। फिर भूटान की अगर बात करें तो इंडिया और भूटान का जो है वो काफ़ी समय से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और दोनों कंट्रीज मिलजुल के अपने अफेयर्स को अच्छे से देखने का काम करती हैं। और इनके बीच काफ़ी म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी है। दोनों का कल्चरल हेरिटेज काफ़ी मिलता जुलता है, जोग्राफिकली बहुत पास में है। और दोनों का कमिटमेंट है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इंडिया और भूटान जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो पार्टनर हैं। फिर यूएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोला है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने बोला है कि उनकी सरकार कमिटेड है टू एस्टैब्लिश अ क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर इन अमरावती बाय जनवरी 1 2026। तो अमरावती को क्वांटम वैली के तौर पे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि सिलिकॉन वैली हुआ डेवलप यूएस में। और उसके में जो है इस प्रोजेक्ट में जो है वो आईबीएम, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, लार्सन टुब्रो ये अपना हेल्प प्रोवाइड करेंगी। और माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अमरावती जो है वो एज अ हब जो है वो डेवलप हो जाएगा। और इसके पहले अ, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक स्टेट हुआ करते थे तो उस टाइम पे हाईटेक सिटी का जो है वो डेवलपमेंट किया गया था इन्हीं इन्हीं की गवर्नमेंट में। उनका कहना है कि अब अमरावती में भी क्वांटम वैली जो का डेवलपमेंट करने जा रहा है। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही कही है। और आंध्र प्रदेश जो है वो क्वांटम रिवॉल्यूशन के तौर पे उभर के आएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो ये एक इमर्जिंग फील्ड है। और इसमें जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे जो है वो कैलकुलेशन होते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स जिनको यूज़ करते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट इस पे कैलकुलेशन होता है। और इस जो टेक्नोलॉजी है इसका पोटेंशियल है टू रिवोल्यूशनलाइज रिवोल्यूशनलाइज वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसमें कि मेडिसिन, मटेरियल साइंस, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्वांटम इनिशिएटिव जो है वो सिलिकॉन वैली से इंस्पायर्ड है और अमरावती में इसका डेवलपमेंट होगा। फिर जापान ने लॉन्च किया है अपना क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट। और संडे 29 जून को जो है वो उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना सैटेलाइट H2A रॉकेट। और ये इसकी फाइनल फ्लाइट थी। अब इसके बाद दूसरे जो रॉकेट हैं वो अपना इनका फ्यूचर का काम करेंगे स्पेस से रिलेटेड। तो ये जो H2A रॉकेट है ये लिफ्ट हुआ तानीगशिमा स्पेस सेंटर, जो कि साउथ वेस्ट जापान में है। और ये GoSat GW सैटेलाइट को अपने साथ ले गया। और ये जो सैटेलाइट है ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से रिलेटेड है, उसके लिए ये एफर्ट्स जो है वो डालेगा। अगर इस रॉकेट की हम बात कर लें
तो ये H2A रॉकेट जो है वो लिक्विड फ्यूल रॉकेट होता है और इसमें जो है वो 2 सॉलिड फ्यूल सब रॉकेट्स होते हैं जिनका की डेवलपमेंट जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा किया गया था। और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो इसने इसको जो है वो लॉन्च इसका ऑपरेशन चलाया सिंस 2007 से जो है वो यूज में था और अब ये इसकी अभी की लास्ट जो है वो फ्लाइट है। तानेगाशिमा सेंटर स्पेस सेंटर की बात करें तो ये जापान का लार्जेस्ट स्पेस सेंटर है और ये तानेगाशिमा आइलैंड पे है जो कि क्योशो के तट पे है। और ये सेंटर का यूज जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है और रॉकेट इंजन टेस्ट के लिए भी किया जाता है, एयर स्पेस क्राफ्ट की असेंबली के लिए भी किया जाता है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो ये एक जापानीज मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। फिर लास्ट आर्टिकल जो है हमारे लिए कॉम्बोचा इम्पैक्ट ऑन गट माइक्रोबायोम। ये एक फर्मेंटेड टी ड्रिंक है जिसने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। कंज्यूमर मार्केट इसका बढ़ा है। ये एक प्रोबायोटिक होता है जिसका माना जाता है कि डाइजेशन पे, इम्यूनिटी पे और मेटाबॉलिज्म पे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका जो मार्केट है वो 2020 में 45 मिलियन का था जो बढ़ के 2024 में आपका 102 मिलियन तक पहुंच गया। और इसका इस पे रिसर्च किया गया है, इसकी केमिकल एनालिसिस की गई है और इसमें पाया गया है कि फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड्स काफ़ी हैं और ये बताया गया है कि ये जो ड्रिंक है इससे काफ़ी हेल्प मिलती है वेट मैनेजमेंट में भी और गट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसमें। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी काफ़ी जो है इसका यूजेस बढ़ा है और कैसे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के कंटेक्स में देखा जाए, बाहर के कंटेक्स में देखा जाए तो उससे रिलेटेड इसमें पूरा बातें बताई गई हैं कि अ, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मैनसिएसी बैक्टीरिया और ये जो है वो जब ओबेसिटी के जो इंडिविजुअल शिकार होते हैं उनमें इनका लेवल बढ़ जाता है जबकि प्रिवोटिलेसी ये भी जो है वो बढ़ जाता है। तो इस पे ये अपना काम करता है और इससे जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाता है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल ने इस पे काफ़ी वर्क किया है और बताया कि कैसे जो है वो माइक्रोबियल शिफ्ट जो है वो होते हैं इस ड्रिंक की वजह से। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका जो गट गट होता है उसका जो माइक्रोबायोटा कंपोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है तो वेस्टर्न पॉपुलेशन की तुलना में। तो ये राइट अच्छा मतलब इसकी बात कही गई है कि क्या इसका इम्पैक्ट कितना होता है उस पर अभी रिसर्च चल रही है लेकिन फिर भी माना गया है कि ये जो ड्रिंक है इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये 1 जुलाई से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।